नमस्कार। यूके डिजिटल लाइफ में आपका स्वागत है। तो हुआ ये है कि पश्चिम एशिया में एक नया युद्ध छिड़ गया है और इसकी आग की लपटें सीधी हमारे देश तक पहुंच रही हैं। और देखिए, इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर जो हुआ है वो हुआ है हमारी अर्थव्यवस्था पर। जैसे ही जंग की खबरें तेज हुईं, हमारे स्टॉक मार्केट्स में तो जैसे भूचाल आ गया। पिछले शुक्रवार को ही बीएसई सेंसेक्स 1000 से भी ज्यादा पॉइंट नीचे गिरकर बंद हुआ। और आप सोच रहे होंगे कि बाजार इतना घबराया क्यों? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है कच्चा तेल। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं और इसने महंगाई बढ़ने के डर को फिर से हवा दे दी है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये आपको बताएंगे कि मामला कितना गंभीर है। सेंसेक्स और निफ्टी तो गिरे ही, लेकिन निवेशकों के 6.5 लाख करोड़ रुपए, जी हाँ, 6.5 लाख करोड़ एक ही दिन में स्वाहा हो गए। और तो और बाजार का जो डर का मीटर है ना, इंडिया विक्स, वो 25% उछल गया। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में और उथल-पुथल देखने को मिल सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये वित्तीय सुनामी आई कहाँ से? इसकी जड़ क्या है? चलिए आपको सीधे ले चलते हैं उस संघर्ष के केंद्र में जिसने पश्चिम एशिया को एक बार फिर से बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ 28 फरवरी को, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हवाई हमले किए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई में बिल्कुल देर नहीं की और देखते ही देखते मार्च के अंत तक यमन के हूथियों के भी इस लड़ाई में कूदने से ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल गया। लेकिन इस पूरी लड़ाई का एक ऐसा पहलू है जिसका असर सीधे सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, और वो है एक संकरा समुद्री रास्ता, जिसे दुनिया की एनर्जी सप्लाई की सबसे अहम धमनी भी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं होर्मुज़ जल डमरू मध्य की। इसे आप दुनिया की एनर्जी सप्लाई की लाइफलाइन समझ लीजिए। दुनिया का करीब करीब 20% तेल यहीं से गुजरता है। तो सोचिए, अगर यहाँ जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का क्या होगा? और गड़बड़ हो चुकी है। जंग से पहले यहाँ से रोजाना लगभग 2 करोड़ बैरल तेल निकलता था। आज क्या हालत है? ईरान के कंट्रोल के बाद ये सप्लाई लगभग ठप पड़ गई है। लेकिन बात सिर्फ कंट्रोल की नहीं है। ईरान ने यहाँ एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल दांव खेला है। अब वो इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों से जो टोल वसूल रहा है, वो डॉलर में नहीं बल्कि चीनी युआन में ले रहा है। अब ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। ये सीधे सीधे तेल के व्यापार में डॉलर के दशकों पुराने राज, जिसे पेट्रो डॉलर सिस्टम कहते हैं, उसको एक खुली चुनौती है। तो ऐसे बदलते हुए माहौल में भारत क्या कर रहा है? अपनी अर्थव्यवस्था और अपने नागरिकों को बचाने के लिए भारत ने कई बड़े कदम उठाए हैं। देखिए, जैसा कि एक पूर्व राजनयिक ने बिल्कुल सही कहा, भारत के लिए ये सिचुएशन बहुत मुश्किल है। कोई आसान रास्ता है ही नहीं। बस ये देखना है कि कम से कम नुकसान में हम सबसे अच्छा रास्ता कैसे निकाल सकते हैं। तो सरकार की पहली प्राथमिकता क्या है? जाहिर है, खाड़ी देशों में जो हमारे करीब 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा। विदेश मंत्रालय ने तुरंत इजराइल और ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है और वहां के दूतावासों में 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन भी शुरू कर दी गई है। लोगों की सुरक्षा तो ठीक है, लेकिन देश चलाने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए। हॉर्मुज़ के बंद होने से हमारी तेल सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। इसीलिए भारत को अपनी तेल खरीदने की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदलनी पड़ी है। और ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आपको इस एक आंकड़े से लग जाएगा, पूरे 90%। जी हाँ, आपने सही सुना। मार्च के महीने में रूस से भारत का तेल इंपोर्ट 90% तक बढ़ गया। अब इसमें अमेरिका से मिली एक टेम्पररी छूट ने भी मदद की, लेकिन ये दिखाता है कि भारत कैसे इस मुश्किल घड़ी में संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब बात करते हैं भारत के एक और बड़े और साहसिक कदम की। कूटनीति और अर्थव्यवस्था के अलावा भारत अब अपनी ताकत समुद्र में भी दिखा रहा है, ताकि देश की एनर्जी सप्लाई लाइन को कोई खतरा ना हो। तो सवाल ये है कि भारत अपनी एनर्जी सप्लाई को आखिर सुरक्षित कर कैसे रहा है? इसका जवाब है इस ऑपरेशन में, ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इस मिशन के तहत भारतीय नौसेना न सिर्फ इस पूरे इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है, बल्कि हमारे जो तेल के टैंकर हैं और जो भी भारतीय झंडे वाले जहाज हैं, उन्हें एक तरह का सुरक्षा कवच दे रही है।
ये जो कदम है ये खुले समंदर में भारत के बढ़ते हुए आत्मविश्वास को दिखाता है। ये दिखाता है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए अब सैन्य ताकत का इस्तेमाल करने से भी नहीं हिचकिचाएगा। और यही बात इस सवाल को जन्म देती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि क्या ये जो वैश्विक संकट है ये भारत के लिए एक अवसर भी है? क्या ये संकट भारत को शायद मजबूरन ही सही पर एक नई स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस मतलब एक रणनीतिक आत्मनिर्भरता के रास्ते पर धकेल रहा है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।